आप सब कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी और सीडीपी एग्जामिनेशन के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया गया है। एक मॉडल प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए करवा दिया गया है। आज मैं दूसरे मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाने वाली हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिलअप भी शुरू हो चुका है। 30 सितंबर से डेट 5 नवंबर तक रखा गया है। और उस पहले जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें टोटल सीट 555 था, लेकिन बीपीएससी ने संशोधित करके उसमें 25 सीट और डाला है। अब टोटल 575 सीट के लिए वैकेंसी है और 575 सीट के लिए ही आप लोग फॉर्म फिलअप करिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि फॉर्म फिलअप करते वक्त आप लोग ध्यानपूर्वक फॉर्म फिलअप करिए, क्योंकि एक ही बार आपको सुधारने का मौका दिया जाएगा। तो चलिए आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं 67 बीपीएससी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट। और जो भी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि वो लोग उसको बंद कर दे और मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू कर दे। मॉडल प्रैक्टिस सेट में आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके इसमें करंट भी ऐड रहेंगे, और जब करंट ऐड रहेंगे तो आप लोग के लिए बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि आगामी जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं सब में करंट अफेयर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान रखकर करंट अफेयर पे भी आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट। तो मॉडल प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन कि प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे। यानी खराब पानी पीने से आपके कौन कौन से लक्षण आपको हो सकते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी टाइफाइड। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना के स्थानांतरण पूरा किया जाता है। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए जो स्थान चेंज होता है उसमें पूरा किया जाता है किससे? आरएनए से, कोडोन द्वारा, स्थानांतरण द्वारा या डीएनए से। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीएनए। डीएनए रिपोर्ट से ही अपने फादर के बारे में भी पता चलता है। आपने कई बार देखा होगा न्यूज़ वगैरह में भी डीएनए रिपोर्ट के बारे में। तो देखिए यही होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के आनुवांशिक सूचना को प्रसार करता है डीएनए। अब आगे चलिए नेक्स्ट देखिए, जेरूसलम ऑफ डॉम ऑफ दी रॉक नामक समाधि पवित्र मानी जाती है। तो देखिए जेरूसलम में एक समाधि है जिसका नाम है डॉम ऑफ दी रॉक, और ये समाधि पवित्र मानी जाती है। क्यों? मुसलमानों द्वारा, यहूदियों द्वारा, ईसाइयों द्वारा, जोरोस्ट्रियों द्वारा। तो देखिए इसका जो 3 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, मुसलमानों द्वारा। तो याद रखिएगा डॉम ऑफ द रॉक जो है जेरूसलम में मुसलमानों के लिए एक प्रसिद्ध पवित्र जगह है। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि सैद्धांतिक जैविक वातावरणीय क्रियाएं निम्नलिखित विभिन्न जलवायु और मौसमी दशाओं में किस पर्वत से उत्पन्न होती है। तो देखिए इसमें जो पर्वत से उत्पन्न होने वाली है, यानी कि जैविक जो वातावरणीय प्रक्रिया है जो जलवायु से मौसम दशाओं में बताती है उस पर्वतम। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 का, वो हो जाएगा आपका ये ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर ही है जो जलवायु तथा मौसमी दशाओं को पर्वत के ऊपर में परिवर्तन और उत्पन्न करती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका पॉलिटी सेक्शन है, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए जो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ, यह हो जाएगा आपका बी, यानी देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। अब देखिए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लोकतंत्र स्थापना के लिए किया गया है। भारत में संविधान के भाग 4 राज्य में नीति निर्देशक का विषय दिया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, किसमें? तो भाग 4 में रखा गया है नीति निर्देशक को। और नीति निर्देशक जो है वो सिद्धांत कहाँ से लिया गया है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका जो आ रहा है वो आ रहा है आपका पॉलिटी सेक्शन से ही। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 से संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 370 आपको अच्छी तरीके से पता है। 370 35A आपको अच्छे तरीके से पता है, जम्मू कश्मीर के विशिष्ट स्थिति थे। पहले ये विशेष राज्य के इसे था, अब इसे एक यानी केंद्र शासित प्रदेश अब बना दिया गया। 370 हटने के बाद ये केंद्र शासित प्रदेश में चला गया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए
अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये भी आपका पॉलिटी सेक्शन से है। तो देखिए, संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है। तो आप सबको पता है कि पहले कोई भी अगर काम होता है, कोई भी दस्तावेज तैयार किया जाता है किसी चीज़ के लिए, तो वो बिल कहलाता है। और जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं उसके बाद वो अधिनियम बन जाता है। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही इसे संसद द्वारा पारित कर दिया जाता है। तो देखिए, संसद में जो प्रस्तुत जो बिल होते हैं एक अधिनियम कब बनता है? दोनों सदनों के द्वारा पास हो जाने के बाद, राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद, प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर हो जाने के बाद, संघ व संसद के समक्ष आ जाने के बर्ता के उच्च न्यायालय की घोषणा के बाद। तो इसका जो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति की सहमति से, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही एक बिल अधिनियम बन जाता है। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। संसद में प्रस्तुत कोई भी बिल जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होता है, दोनों सदन यानी लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन बोलते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। अपर हाउस हो जाएगा राज्यसभा, लोअर हाउस हो जाएगा लोकसभा। लेकिन सरकार अगर बनती है कहाँ? तो लोकसभा में बनती है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो संसद द्वारा प्रस्तुत जो बिल होता है वो दोनों सदनों द्वारा पारित होता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये अधिनियम बन जाता है। इसे कानून के रूप में लागू भी कर दिया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, कर्मा किस राज्य का लोक नृत्य है? यहाँ पे लोक नृत्य पूछा जा रहा है। लोक नृत्य, तो देखिए एक राष्ट्रीय होता है, एक लोक होता है। तो देखिए कर्मा किस राज्य का है? तो मैं आपको बता देती हूँ, जो कर्मा जो लोक नृत्य है वो हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि झारखंड और यहाँ आपका उड़ीसा। झारखंड और छत्तीसगढ़ में लोक नृत्य कर्मा है। कर्मा देखिए एक जैसे फेस्टिवल होता है, इसमें क्या होता है, जितने भी पर्यावरण वाले चीज़ हैं जैसे कि कोई पेड़ वगैरह या फिर छोटे मोटे से घास फूस, इस सारे को मिलाकर ही इसमें खाए पिए जाते हैं। और ये समझ लीजिए एक तरह से जनजाति जो होते हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा ये फेमस है तो झारखंड में है। इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड निम्नलिखित को भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस लिए चालू किया गया है? भौतिक सुविधाओं के लिए। इसको भी ध्यान रखिए, किसके लिए? भौतिक सुविधाओं के लिए प्रदान करने के लिए चालू किया गया है। तो इससे होता क्या है? तो देखिए, पौध शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा। ब्लैक बोर्ड जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि जब स्टार्टिंग से कोई बच्चा जैसे 1 से लेकर 14 ईयर्स तक निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया हमारे भारतीय संविधान में, उसी टाइम ये ब्लैक बोर्ड एक बनाया गया है जिसके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा दिया जाता है। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जब पूछा जा रहा है, जब कभी दीर्घकाल के भुगतान संतुलन की समस्या गंभीर हो जाती है तो सरकार पर दबाव डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि प्रभुत मात्रा में ऋणों तथा जमाओं हेतु विदेशी जाने के लिए होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समझ लेना, राष्ट्रीय आय बढ़ाना, भुगतान को असंतुलन नहीं सही करना और निर्यात को प्रोत्साहन देना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ 11 का हो जाएगा बी, राष्ट्रीय आय को बढ़ाना। देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना बहुत जरूरी है। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा तो वहाँ को जो पैसे हैं वो हमारे राष्ट्रीय में आएंगे, हमारे देश में आएंगे। इससे क्या होगा? राष्ट्रीय आय बढ़ेगा। राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तब जाके इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि अभी ब्रिटेन में हमारे यहाँ का बिहार का लीची को भी भेजा गया है, लीची के खेप भेजी जा रही है, यानी कि बहुत सारे बिहार के प्रोडक्ट है जो बाहर विदेशों में भेजा जा रहा है। उसका एक ही मकसद है, उस प्रोडक्ट के बारे में बताना, उसको आगे बढ़ाना और राष्ट्रीय आय को बढ़ाना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कथन भारत में एक समृद्धशाली देश है जिसमें गरीब लोगों के निवास करते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 12 का मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तो डी में देखिए क्या बोला गया है, देश का मूल्यवान विस्तृत संसाधन है लेकिन उसका उचित प्रकार का दोहन नहीं हुआ है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में देखिए पूछा जा रहा है कि भारत में जनसंख्या पर निरंतर वृद्धि होने के लिए निम्नलिखित के विकास के गंभीर अड़चनें आई है। तो किस लिए अड़चनें आई है, कौन कौन से अड़चनें आई हैं निरंतर जनसंख्या की निरंतर वृद्धि होने में? आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या जनन। तो देखिए इसका जो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सामाजिक और आर्थिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है?
तो नेपाल नगर कहाँ है आप मुझे बताइएगा। और देखिए नेपाल नगर किस उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मैं आपको बता देती हूँ 14 का सही आंसर हो जाएगा डी, अखबारी कागज़ के लिए। अखबारी कागज़ के लिए नेपाल नगर बहुत ज़्यादा फेमस है। अब आगे देखिए एक मैं बता देती हूँ जीआई टैग के बारे में। बिहार के जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है उन सबको जीआई टैग दिया गया है, उसके बारे में एक वीडियो बना हुआ है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले जीआई टैग दार्जिलिंग के चाय को मिला था, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले दार्जिलिंग को चाय को जीआई टैग मिला था, और बिहार में कतरनी चावल, जर्दालू आम, मगही पान, इस सारे के सारे को जीआई टैग दिया गया है। अभी मिथिला मखाना का भी बात हो रहा है कि मखाना को मिथिला मखाना कहकर जीआई टैग दिया जाए, लेकिन अभी तक जीआई टैग दिया नहीं गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मिथिला मखाना को अभी तक जीआई टैग नहीं दिया गया है, लेकिन देने की बात चल रही है। जितने भी जीआई टैग दिए गए हैं मैंने बता दिया है, आप लोग मेरे चैनल प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और मैं आपको बता देती हूँ कम से कम 40+ टॉपिक पे मैंने सिर्फ बिहार स्पेशल कंप्लीट कर दिया है। तो बिहार स्पेशल में अगर आप 40+ टॉपिक पे अगर देख लेंगे तो आपका कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेपाल नगर जो उद्योग है किसके लिए, तो अखबारी कागज़ के लिए है। अब देखिए यहाँ 15 में है कि रेक्स हैरिसन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के उल्लेखनीय कार्य हैं। तो देखिए रेक्स हैरिसन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। तो देखिए ये जो रेक्स हैरिसन है ये क्या है, पत्रकारिता है, चलचित्र में है, समाज सेवा में है या खेल कूद में है। तो देखिए 15 का जो सही आंसर हो जाएगा ए, पत्रकारिता में है। यानी कि रेक्स हैरिसन जो है वो पत्रकारिता में बहुत ही उच्च दर्जे के लोग माने जाते हैं। इनका जो क्षेत्र है वो पत्रकारिता है, और इन्हीं क्षेत्र में उन्हें बहुत सारे उपाधियां भी दी गई है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो बताया जा रहा है कि बुद्धदेव दासगुप्ता का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है। तो देखिए बुद्धदेव और दासगुप्ता नाम याद रखिएगा, तो किस संबंध में है। तो देखिए समाज सेवा, खेलकूद, राजनीतिक, चलचित्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 16 का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चलचित्र यानी पेंटिंग वगैरह में। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शांति रूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ से मार्क कर देती हूँ। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस संस्था में दिया जाता है, कौन से काम करने पे दिए जाते हैं। तो देखिए 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा ये शांति भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। बाकी इसमें क्षेत्र में तो वैज्ञानिक और औद्योगिक के क्षेत्र में। अब आगे चलिए, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ये जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है 2020 में एक व्यक्ति को दिया गया है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ये व्यक्ति कौन है, और जब नेक्स्ट इसका जो वीडियो आएगा मैंने उसमें 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको मैं बताऊंगी। अब चलिए उसके बाद देखिए कोणक रेलवे परियोजना का लाभ निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में नहीं मिलता है। तो देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, नहीं मिलता है, यहाँ इंपॉर्टेंट है, मिलता नहीं बल्कि नहीं मिलता है। आपको पता है छः तट हैं हम लोग के, कोणक, कंडल, ये सारे के सारे 6 तट थे। लेकिन कोणक रेलवे जो परियोजना है उनमें किन राज्यों को लाभ नहीं मिलता है, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा बी यानी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ही कोणक रेलवे परियोजना का बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आज जो मैंने आपको ये बताया है अभी तक 18 क्वेश्चन, आगे अब मैं चलिए इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन किस तरीके से और आए हुए हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट में आप लोग के लिए 67 बीपीएससी को लेकर। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है मैं आपको बता देती हूँ। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए 19 में है। देखिए ध्यान दीजिएगा 19 में कि बहुचर्चित टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। देखिए टिहरी बांध जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध है तो कहाँ, तो उत्तराखंड में ये स्थित है टिहरी बांध, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि तिनामेन स्केबियर किस देश में स्थित है। तो तिनामेन स्केबियर कहाँ स्थित है, चीन, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया। तो इसका जो 20 का सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ ए, चीन में स्थित है। अब आगे चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में बनी प्रथम मिसाइल नौका का नाम क्या है। तो देखिए प्रथम मिसाइल नौका का नाम क्या रखा गया है, विभूति, मैत्री, चित्रा या चक्र। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ए, विभूति रखा गया था भारत में बनी प्रथम महिला नौका मिसाइल का। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि सूबा किस देश की राजधानी है। तो देखिए राजधानी के बारे में आपसे भारत में जितने राज्य हैं ये भारत के बारे में नहीं पूछे जाएंगे बल्कि दूसरे देश के बारे में पूछे जाते हैं। तो देखिए सूबा किस देश की राजधानी है, तो देखिए ये फिजी की है। कहाँ, तो फिजी को, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अयस्क धातु में कार्बन उपस्थित होता है? तो देखिए कौन सा ऐसा अयस्क धातु जिसमें कार्बन उपस्थित होता है? लिग्नाइट, फास्फोराइट या फिर बॉक्साइट या क्रोमिट। तो देखिए इसका जो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ, ए लिग्नाइट। लिग्नाइट में ही अयस्क धातु कार्बन उपस्थित होता है। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जा रहा है आपको, तो देखिए 24 में पूछा जा रहा है कि माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर के जो पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कश्मीर से लिखा, कश्मीर का एक क्वेश्चन है। कश्मीर से जानते हैं आप अच्छी तरीके से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा कि माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर किसने लिखा है? तो देखिए इस जो व्यक्ति हैं, जो लिखने वाले व्यक्ति हैं इस पुस्तक के, उसका मैं बता देती हूँ, जगमोहन। जगमोहन द्वारा ही कश्मीर पर एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है माई फ्रोजन ट्रेबुलेंस इन कश्मीर। ट्रेबुलेंस इन कश्मीर, ट्रेबुलेंस यानी सफ़र करते हुए वक्त उन्हें जो जो कश्मीर के चीज़ों को देखा गया था उसके बारे में इस बुक में चर्चा की गई है। अब चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, 25 में पूछा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें आदिवासी सबसे अधिक है? तो देखिए आदिवासी जो होते हैं सबसे ज़्यादा अधिक जो है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ये जो है आदिवासी यानी कि ट्राइबल्स पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा ट्राइबल्स पाए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कृषि आधारित उद्योग की संख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर? तो देखिए कृषि आधारित, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कृषि एग्रीकल्चर के उद्योग में सब की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार या पंजाब? तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा डी, पंजाब। पंजाब में आपको अच्छी तरीके पता है खेती बहुत ज़्यादा होती है, खास करके गेहूं की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से गरम दल के नेता थे? तो आपको पता है 2 दल बढ़ गए थे 1906 में जब विभाजन हुआ था, तो गरम दल और नरम दल में बढ़ गए थे। तो इसमें पूछा रहा है गरम दल के नेता कौन है? तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए, बाल गंगाधर तिलक। जी भी तिलक थे वो गरम दल के नेता थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब आगे चलिए 28 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ईसा में 483 वर्ष पूर्व बृहत बौद्ध सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ईसापुर में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, बीसी यानी बीसी पूछा जा रहा है। तो देखिए बीसी यानी कि ईसा मसीह के यानी कि बीसी में चला आएगा तो गौतम बुद्ध, जैन वगैरह सब आएंगे ईसा मसीह के जन्म के बाद, और ईसा मसीह के जन्म के पहले। तो पहले वाला जो हो जाएगा उसके बाद बीसी हो जाएगा, उनके बाद जो एडी हो जाएगा। एडी और बीसी जिनको नहीं समझ में आता है, वीडियो बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों के लिए वो हो जाएगा राजगिरी। आपको अच्छे तरीके से पता है गौतम बुद्ध के प्रथम जो जैन बौद्ध संगीति वो राजगिरी में हुई थी, और दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में, और चौथा कनिष्क के टाइम पे हुआ था। तो ये देखिए इसको ध्यान रखिएगा, पहला जो हुआ था राजगीर में हुआ था। मैंने एक ट्रिक बताया था आपको, रावा पका हुआ है। तो रावा मतलब राम मतलब हो जाएगा राजगीर, ब मतलब वैशाली, पका मतलब पाटलिपुत्रा, पका हुआ और उसके बाद है, तो उसके बाद कनिष्क के टाइम पे जो हुआ था आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को बता दिया है, यहाँ तक कि ट्रिक वाला भी मैंने आपको बता दिया है, ट्रिक के अकॉर्डिंग बौद्ध के संगीतियाँ। उसके अलावा बौद्ध धर्म को हैंड रिटन नोट्स में, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स में आप लोग को लिए बता दिया गया बौद्ध धर्म। एक भी क्वेश्चन वहाँ से अगर आ गया आपका बौद्ध धर्म से तो नहीं छूटेगा, एक बार जरूर आप लोग देख लीजिएगा। अब चलिए उसके बाद 29 में पूछा जाए कि 1906 में राजनीतिक, देखिए 28 वाला जो मैंने आपको बताया था इसमें मैं आपको बता देती हूँ। देखिए राजगिरी में जो हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति सम्मेलन अजात शत्रु के शासन के टाइम पे हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष कर रहे थे महाकश्यप ने किया था, जिसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि 1906 में राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो कहाँ हुआ था? मुस्लिम लीग 1906 में जो राजनीतिक संगठन चल रहा था उसमें मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? ढाका, लखनऊ, अलीगढ़, लाहौर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 29 का वो हो जाएगा ढाका, यानी ढाका में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। अब मैं आपको बता देती हूँ मुस्लिम लीग का जो स्थापना 30 सितंबर 1906, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं लिख देती हूँ 30 सितंबर 1906 में
किया गया था ढाका में, और ब्रिटिश समर्थक द्वारा ढाका के जो नवाब थे वो आगा खां ने ली थी, आगा खां ने ली थी इसको मुस्लिम लीग के गठन के बाद। कब हुआ था? तो 30 सितंबर 1906 में। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि ढाका में जो मुस्लिम लीग का गठन हुआ था वो डेट पूछा जाएगा तो किस टाइम हुआ था? तो 30 सितंबर को हुआ था 1906 में। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कानपुर में 1857 की क्रांति में किसने नेतृत्व किया था? तो आपको अच्छे तरीके से पता है, बहुत सारे ऐसे जगह थे जहाँ पर से 1857 की क्रांति सक्रिय रही थी। तो देखिए जो पूछा जा रहा है कि जैसे कि जहाँ आपको पता है झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थे, तो देखिए कानपुर में, तो कानपुर में कौन था? आप सबको अच्छे तरीके से पता होगा। कानपुर में जो थे वो नाना साहेब थे, नाना साहेब। लखनऊ से बेगम हजरत महल जी थी, और कानपुर से ये थे। बिहार से आपको अच्छे तरीके से पता है वीर कुंवर सिंह थे। अब चलिए 31 में पूछा जाए निम्नलिखित राज्यों में से किसका अधिग्रहण लॉर्ड डलहौजी द्वारा लैप्स ऑफ की नीति के अंतर्गत नहीं किया गया था? क्या? हाँ, तो नहीं किया गया था, जिसको डॉक्ट्रिन इन लैब कहा जाता है, डॉक्ट्रिन लैब। तो देखिए डॉक्ट्रिन लैब के दो कौन लाया था? डलहौजी लाया था, डलहौजी नहीं लाया था। इसमें यह था कि जिसका अपना बेटा नहीं होगा, यानी कि खून वाला संबंधी बेटा नहीं होगा, उसके राज्य को ये अपने राज्य में मिला लेगा। तो डलहौजी ने ऐसे एक बिल लाया था जिसको डॉक्ट्रिन इन लैब कहा जाता है, और इसमें बहुत सारे राज्य को मिला लिया गया था, जिसमें एक अवध के नवाब थे बाजिद अली खां। उन्हें सिर्फ एक लगा था उन पे आरोप कि वो अच्छे से अपने राज को नहीं चला रहे हैं, इसीलिए अवध को मिला लिया गया था। लेकिन उनका बेटा होते हुए भी उन्हें मिला लिया गया था। उन पे सिर्फ यही आरोप था कि वो अच्छे से राज को नहीं चला रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, अवध के राजा थे बाजिद अली खान, वजीर अली। तो देखिए इसमें जो डलहौजी ने लैप्स की जो नीति अपनाई थी, इसमें कौन नहीं था? दिल्ली, नागपुर, उदयपुर, सबलपुर। तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली को नहीं था, सबलपुर था, उदयपुर भी था, नागपुर भी था। सबसे पहले तो था उदयपुर को ही, ये 17 उदयपुर में ही सबसे पहले डॉक्टर ऑफ लैब्स को लेकर जो बिल बनाया गया था डलहौजी के द्वारा, सबसे पहले उदयपुर को ही किया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन, सातवाहन राज्य में गोदावरी तट का एक बड़ा नगर है। तो देखिए सातवाहन राज्य में गोदावरी तट का एक बड़ा राज्य कौन है? देखिए परिष्ठान, कोरकई, अरिकंडमेयू या मस्को। तो देखिए 32 का जो सही आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ, इसका हो जाएगा बी, कक्कड़मेडू ही है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो आप सबको पता है कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो कलिंग का युद्ध हुआ था वो 261 BC में हुआ था, BC यानी इस सब मसीह के जन्म के बाद पहले। तो ये कलिंग का युद्ध हुआ था 261 BC में। किन किन बीच में हुआ था आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी टांग में नहीं होती है? देखिए हड्डी टांग में नहीं होती है, तो कौन सी नहीं होती है? तो देखिए 34 का जो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रंगडिका जो होती है वो पैर की हड्डी में नहीं होती है। ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है, मैं आपको बता देती हूँ, बीपीएससी एग्जामिनेशन में आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे। सबसे ज़्यादा वेटेज बायोलॉजी का रहेगा, बायोलॉजी पर भी ध्यान दीजिएगा। बायोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट बुक मैं बता दूँ, लूसेंट आपके पास है, लूसेंट पे पीछे दिया हुआ है, आप उसको सिर्फ पढ़ लीजिएगा, उससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वहीं से इर्द गिर्द से क्वेश्चन आते हैं। आज का देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग का उपचार के लिए किया जाता है? यानी क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? दस्त के लिए, टाइफाइड के लिए, तपेदिक के लिए या फिर हृदय रोग के लिए? तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा टाइफाइड के लिए। टाइफाइड क्यों होता है? दूषित पानी पीने से ही टाइफाइड होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें जो पूछा जा रहा है 36 में। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप लोग को दिक्कत होगा, क्योंकि आप लोग ज़्यादा टाइम देकर रहेगा तो आप लोग देख नहीं पाइएगा। इसीलिए चलिए आज 35 तक ही रहने देते हैं, उसके बाद फिर अगला जो वीडियो आएगा इसके आगे के क्वेश्चन आप लोग के लिए बता दिया जाएगा। इसको मैं पहले खुद बनाती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोग को बताती हूँ, आप लोग को सेट प्रैक्टिस करवाती हूँ। देखिए इस सेट मॉडल प्रैक्टिस सेट है, मैंने आपको बताया था कि मॉडल प्रैक्टिस सेट से आपको फायदा क्या होगा। तो मॉडल प्रैक्टिस सेट से एक ही फायदा होगा, इसमें करंट रहेंगे, ऐड रहेंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तो मॉडल प्रैक्टिस सेट आज मैंने 2 करवाया, जिसमें 35 क्वेश्चन बताया है, 67 बीपीएससी को लेकर, पीटी एग्जामिनेशन जो दिसंबर में होने वाली है उसको लेकर, इस सारी के क्वेश्चन आगामी आने वाले परीक्षा में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे।
तो आप सबको अच्छे तरीके से सेट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और जहाँ जहाँ मैंने इंपॉर्टेंस बोला है उसको ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जो जो फैक्ट्स मैंने बोला है अगर नहीं पता तो उसको एक कॉपी में ज़रूर बना लीजिएगा, एक नोट कॉपी बनाइएगा और सारे फैक्ट्स को लिखते ज़रूर चल जाइएगा। आप एग्जामिनेशन जब नज़दीक रहेगी तब 1 से 2 बार अपने नोट्स को पढ़ लेंगे, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए आज के लिए 67 बीपीएससी के मॉडल प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही एग्जाम पॉइंट की तरफ से। फिर इसके अगले क्वेश्चन, नए फैक्ट्स और नए जोश के साथ आपसे मुलाकात होगी मॉडल प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।